आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MLT क्लासेस में। यहाँ मैं लेके आया हूँ देश की ताज़ा तरीन लेटेस्ट वैकेंसीज़ की खबरें। तो शुरू करते हैं माता रानी का नाम लेके। जय माता दी। तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में, ठीक है, परमानेंट यानी कि रेगुलर पक्की सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली है और आज ही निकली है। ये देखो 21 नवंबर 2024 को, ठीक है। तो क्या है ज़रा देख लेते हैं। इसमें 3 कैटेगरी में पोस्ट आई है। पहला वन असिस्टेंट, दूसरा है टेक्नीशियन, तीसरा है लेबॉर्ट्री अटेंडेंट, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम अपने MLT पोर्शन में, ठीक है। तो MLT में टेक्नीशियन पोस्टें जो आई है उसमें 19 सीटें हैं, जिसमें से 7 है जनरल कैटेगरी के, 2 है SC के, 2 है ST के, 5 है OBC के, 3 है EWS के और एक्स सर्विस मैन के 2 हैं। फिजिकल हैंडीकैप के कोई सीट नहीं है, ठीक है। ये तो होगी पहली चीज़। अब बात करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे लेबॉर्ट्री अटेंडेंट के पोस्ट की, जिसमें कि 6 टोटल वैकेंसीज निकली हैं। 2 जनरल की, SC की कुछ भी नहीं, ST की 2, OBC की कुछ भी नहीं सीट है, EWS में 2 सीट और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट। अगेन फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई एज सच रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। टेक्नीशियन की बात कर लूँ तो लेवल 2 पे निकली है। 19,900 से लेके 63,200 तक का बेसिक पे है, ठीक है। नेक्स्ट लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की मैं बात करूँ तो पे लेवल 1 है, यानी कि पहला पे लेवल है। 18,000 से लेके 56,900 तक ये जाएगा, ठीक है। तो टोटल ICMR ने 27 वैकेंसी निकाली है। एक बात बता दूँ, जो असिस्टेंट हैं उसके बारे में भी थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बेसिकली मेजॉरिटी में इस पर MLT पोर्शन जो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है उसके लिए मतलब दूंगा ध्यान, ठीक है। तो पहली बात बता दूं, जो भी इसमें जो वैकेंसीज़ में सीटें आई हैं वो घट और बढ़ सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। और इसकी पहली पोस्टिंग जो होगी वो मोस्ट प्रोबेबली अहमदाबाद या फिर बेंगलोर में होगी। ये इसका वेबसाइट है, जहाँ आप जाके फर्दर और इसके बारे में जान सकते हो, लेकिन मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो है 11/12/2024, 11/12/2024, ठीक है, वहाँ तक है। तो 11 दिसंबर 2024 तक लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, और वो भी समय भी दिया है 11:49, यानी कि 11:59 PM रात के, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये देखो अहमदाबाद का एड्रेस दिया ना, तो वही की वैकेंसीज है। तो आ जाओ, अब हम देखेंगे डिटेल वैकेंसी नोटिफिकेशन क्या कहता है इसमें। तो असिस्टेंट में देख लो, बेसिकली क्या है, 2 पोस्ट ही हैं, दोनों जनरल में, कोई और रिजर्वेशन का लफड़ा है नहीं, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगेन बोला गया है 3 साल का कोई भी बैचलर होना चाहिए सरकारी में, ठीक है। सरकारी में हो या ना हो वो भी कोई मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो 3 साल का बैचलर होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस पावर पॉइंट का, ठीक है। एक मैं बात बता दूँ, टाइपिंग भी पूरी ना फर्राटेदार होनी चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें CBT के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें टाइपिंग के बारे में भी होता है ना इनका, वर्ड्स पर मिनट WPM, वो इसमें भी रहेगा फंडा, ठीक है। ये 30 साल तक की एज वाले बच्चे भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने टेक्नीशियन भाइयों की। तो टेक्नीशियन में देखो लेवल मैंने बता दिया, वैकेंसी बता दिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th या फिर इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 55%, यानी कि 12वीं होनी चाहिए 55% पास नंबरों से, ठीक है। 55% मार्क्स आने चाहिए 12वीं में, वो भी 12वीं किसी सरकारी है ना रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या जो भी हो उससे हो। और साथ ही साथ 1 साल का डिप्लोमा भी चाहिए MLT में, यानी कि DMLT का कोर्स 1 साल का। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 12वीं पास होना चाहिए 55% से, और उसके साथ साथ 1 साल का DMLT का सर्टिफिकेट, यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। और साथ में कंप्यूटर कोर्स या फिर किसी का भी एक चल जाएगा, ठीक है। तो खैर अभी इसमें ये है कि और जितने सारे इसमें मांगा है ये जैसे केमिकल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये आपका बोनस पॉइंट है, सिलेक्शन होने में आपके एक हेल्पफुल ना एक पॉइंट क्रिएट करेगा। और इसमें जो अपर एज लिमिट है 28 साल की, यानी कि 28 साल तक के बच्चे ये फॉर्म यानी कि टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। तो खैर आगे मूव करते हैं हम। अब LA की पोस्ट पे आते हैं, लैब अटेंडेंट के पोस्ट पे। तो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है 50% मार्क्स आने चाहिए आपके 10वीं में, ठीक है।
और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लेबॉर्ट्री में, ठीक है, या कोई ऐसा लैब हो या फिर कुछ भी ITI उसी सब्जेक्ट में, ठीक है, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट के सब्जेक्ट में आपके पास ITI होनी चाहिए गवर्नमेंट एजेंसी की, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर नहीं चलेगा, ठीक है। और इसकी एज लिमिट है 25 साल, यानी कि 25 साल तक के बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, ब्लैक जो बोल्डेड लेटर्स है उसमें ये लिखा है कि जो जनरल OBC और EWS के बच्चे हैं उनका रिटन एग्ज़ाम में 50% मार्क्स आना चाहिए, तभी वो क्वालिफाइंग माने जाएंगे। और जो SC ST PWD और जो एक्स सर्विसमैन हैं वो एटलीस्ट 40% उनके मार्क्स आने चाहिए रिटन एग्ज़ाम में, तभी उनको क्वालिफाइंग माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें वही बोला गया जो असिस्टेंट के पेपर में आएंगे उनको CBT क्लियर करने के बाद उनको स्किल टेस्ट, जो मैंने बोला था ना टाइपिंग वाला टेस्ट, वर्ड्स पर मिनट वाला, उसको भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो क्वालिफाइंग माने जाएंगे, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, अभी फ़िलहाल जो एप्लीकेशन जो लिंक है अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, आज की बात कर रहा हूँ, जिस तारीख को ये फॉर्म निकला है उस तारीख की, उस दिन ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन एक्टिवेट हो जाएगा। आप बार बार ना अपने इस वेबसाइट पे विज़िट करते रहना, आपको पता चल जाएगा। और बता दूँ एप्लीकेशन, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि जो एप्लीकेशन है, ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि फ़ीस क्या होगी, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है कि जो SC ST होंगे, ठीक है, ये जो SC ST होंगे और जो डिसेबल होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे और जो वुमेन होंगे, चाहे वो किसी भी कोटे से हो, उनको केवल 500 रुपया देना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, SC ST कोटे वाले, फिजिकली जो डिसेबल होते हैं, हैंडीकैप, और जो वुमेन चाहे वो किसी भी कोटे से हो, जनरल OBC SC ST, उन सबको केवल 500 रुपये की ही फीस जमा करनी है। नेक्स्ट, वो लोग जो कि मर्द हैं, यानी कि हम जैसे लोग, ठीक है, वो चाहे जनरल से हो, OBC से हो, चाहे EWS से हो, उनको मिनिमम 1000 रुपये देने ही देने हैं, ठीक है। ये देखो फुल एप्लीकेशन, मैं एक हाईलाइट कर देता हूँ, फुल एप्लीकेशन फ़ी इज़ पेएबल बाय UR OBC EWS मेल कैंडिडेट्स, और फुल एप्लीकेशन फ़ी क्या है, ये रहा 1000 रुपये, ठीक है। मर्द होना गुनाह है बस, ठीक है। और इसके आगे फ़ी ये लिखा है कि फ़ीस जो होगी नॉन रिफंडेबल होगी, वापस नहीं किया जाएगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, चाहे ये पोस्ट कैंसिल ही क्यों ना हो जाए। नेक्स्ट, आखिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करनी पड़ेगी, तो ये लिखा है देखो इसमें, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, चाहे आपका क्या बोलते हैं आपका 10वीं का सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका एज प्रूफ हो सकता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी है। और फिर फुल प्रूफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगानी पड़ेगी। इसमें एक बात बता दूँ, आपकी मार्कशीट लगेगी किसकी, आपकी डिग्री सर्टिफिकेट की, यानी कि अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो लगेगा, 10वीं से लेके आपको जहाँ तक मांगा गया सारा तक आपको लगाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग योर एक्सपीरियंस एंड कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आपको सेकेंड फेज़ में अपलोड करना है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10वीं से लेके आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके डिप्लोमा हो गया, आपका फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारा कुछ होगा, ठीक है, यानी कि 10वीं से चालू करके डिग्री तक, एक्सपीरियंस तक, सब कुछ। नेक्स्ट है वो प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली जो आपको वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होगा, प्रूफ होगा, वो आपको लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एज रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट्स वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ए, यानी कि एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी उन एम्प्लॉयज़ को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, ठीक है, वो एनेक्जर ए है, मैं नीचे दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें भरना है। नेक्स्ट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू EWS कैंडिडेट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्जर बी, यानी कि एनेक्जर बी में, नीचे एनेक्जर बी भी है, उसमें जो EWS के कैंडिडेट्स हैं उनको अपना इनकम और एसेट सर्टिफिकेट, यानी कि उनके पास कितना धन दौलत और जायदाद, ज़मीन, बिजनेस कितना है, वो सारा उनको डिटेल में देना पड़ेगा, ठीक है, नीचे एनेक्जर बी के सर्टिफिकेट में, ठीक है। एक बात बता दूं, इनकम इसमें नीचे लिखा हुआ भी है, हालांकि इनकम और एसेट सर्टिफिकेट में आपके घर में कितनी इनकम आ रही है, मतलब पूरे फैमिली की बात करी जा रही है, ठीक है। इनकम मतलब केवल आपके या आपके पिताजी की नहीं,
अगर आपकी मम्मी कमा रही है, पापा कमा रहे हैं, बहन भाई कुछ भी कमा रहे हैं और वो साल के 8 लाख से नीचे हैं तो आप EWS में आएंगे। आपके पास ज़मीन, आपकी कोई मतलब धंधा, मतलब कोई बिजनेस है जिससे कुछ एसेट आ रहा हो, ठीक है, वो सब आप लिखेंगे अगर ऐसा कुछ है तो। हालांकि कि इतना होगा तो आप EWS में होंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो सब जो भी आपकी कितने पास ज़मीन है, कितनी आपके पास प्रॉपर्टी है, उसके बारे में डिटेल आपको एनेक्सर बी में मिलेगा, ठीक है। कैटेगरी का सर्टिफिकेट SC ST OBC, फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन, ठीक है। एक बार बता दो, एक्स सर्विसमैन कहीं का भी हो उसको NOC डालना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप जो होंगे उनको भी आगे इसके बारे में भी है। OBC की मैं बात बता दूं, OBC का जो 1 साल का जो होगा ना वैलिड सर्टिफिकेट होगा, यानी कि अगर मान लो आप ये 24 है ना, तो 23 और 24 के बीच का जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड माना जाएगा। तो अगर आपका पुराना है तो जाके नया बनवा लो, ठीक है। SC ST का तो एक लाइफ टाइम में एक बार बनता है तो वही चलेगा। ये देखो अगला पॉइंट भी वही लिखा है, NOC इन केस ऑफ सर्विंग एट गवर्नमेंट ऑफिस, डिक्लेरेशन टू बी फर्निश्ड बाय OBC कैंडिडेट्स, आपको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर कैंडिडेट्स वर्किंग इन ICMR प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूसली फॉर टेक्नीशियन 1 एंड लैब अटेंडेंट पोस्ट ओनली। यानी कि अगर आपने ICMR फंडेड प्रोजेक्ट्स में कंटिन्यूसली काम करते आ रहे हैं तो उसके भी एक्सपीरियंस का डिटेल आपको एनेक्सर C में डालना होगा। एनेक्सर C सब नीचे में है, सबसे एंड में, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट लेटर्स एंड ज्वाइनिंग लेटर्स इन प्रोजेक्ट सर्विस इन ICMR फंडेड प्रोजेक्ट्स फॉर लैब टेक्नीशियन एंड लैब अटेंडेंट पोस्ट ओनली, ठीक है। यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो केवल टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट पोस्ट में ही काम करेगा, ठीक है, असिस्टेंट में नहीं काम करेगा। दैट्स इट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन एज पर एनर्जी एंड अदर्स, यानी कि अगर आप, पहली बात तो अगर आप डिसेबल हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी, ठीक है। उसके लिए आपको अगेन एनेक्सर जो G है उसको फुलफिल करना होगा, सॉरी। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया कि फ़िलहाल 100 क्वेश्चन आएंगे MCQ के, ठीक है, जिसमें हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का 1 नंबर लगेगा और नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें से हर एक गलत जवाब पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। यानी कि नेगेटिव मार्किंग है तो सोच समझ के मार्क करना, ठीक है। और एक और चीज़ बोली गई है कि जो ये टेस्ट होगा वो अहमदाबाद और गांधीनगर में ही होगा, ठीक है। अरे यार, हाँ, अहमदाबाद और गांधीनगर में ही होगा, इंडिया में और कहीं नहीं होगा। तो टिकट करा लेना भाई, दिमाग में रखना कि टिकट करानी है, ठीक है। तो अहमदाबाद और गांधीनगर में ही होगा इसका टेस्ट, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है फ़िलहाल अभी रिलीज़ नहीं किया इन्होंने, तो इसमें लिखा है सिलेबस जो होगा वो बाद में सेपरेटली बता दिया जाएगा। तो यानी कि अभी भी इन्होंने सिलेबस भी नहीं बताया, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेट सिक्योरिंग हाईएस्ट मार्क इन रिटन एग्जामिनेशन विल बी सिलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट in the written examination as per DOPT guidelines and subjected to fulfilling all the eligibility criteria। यानी कि कैंडिडेट जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा आएंगे और उनके अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने पूरा किया है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। ये असिस्टेंट के बारे में कि 20 मार्क का इनका जो है क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है। ये देखो जो EWS के बच्चे हैं ना उनके लिए लिखा हुआ द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड फॉर ईयर 24 to 25, यानी कि उनके पास फ्रेश बना होना चाहिए, 2024-25 का सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, ठीक है। तो बात क्लियर है, 23-24 का नहीं चलेगा, 24-25 वाला होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ब्रांड न्यू बनवा लो, अभी से तैयारी कर लो भाई। EWS वाले बाद में बोला बताया नहीं, ठीक है। अब ये एज लिमिट बताया गया है कि जो नॉन क्रीमी लेयर में बच्चे आते हैं SC ST और OBC को, उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी और जो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते उनको नहीं मिलेगी, उनको अनरिजर्व पोस्ट यानी कि जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब देखो एज रिलैक्सेशन जो कि भाई डिसेबल लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनके लिए मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए तभी उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड है भाई ये सब चीज़ें तो, ठीक है। तो ये 5 नंबर पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो आपका टेक्नीशियन और
आपका जो LA जो पोस्ट है लैब असिस्टेंट, उनमें ICMR फंडेड प्रोजेक्ट्स की जो एक्सपीरियंस होगी उसके बेसिस पे, एक्सपीरियंस मतलब अगर आपने उन ICMR फंडेड प्रोजेक्ट्स में काम किया है तो उसके अकॉर्डिंग भी एज रिलैक्सेशन मिलेगी अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक का। कैसे, उसका भी एक तरीका है, इसमें कैच है इसमें कि पहली बात तो आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो कंटिन्यूसली होगा। ऐसा नहीं कि 2 साल किया फिर बीच में 2 महीने का गैप हो गया, 6 महीने का गैप हो गया, या कितना 1 दिन का भी गैप हुआ फिर आपने किसी और ICMR में ज्वाइन कर लिया, प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया, ऐसे नहीं। जो कंटिन्यू होगा उसी को माना जाएगा, ठीक है। और अप टू 5 ईयर्स ही मिलेगी। इसका भी क्या फंडा है कि अगर जिसने 1 साल काम किया है ICMR प्रोजेक्ट में उसको 1 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जिसने 5 साल का किया तो चलो उसको तो 5 साल वैसे भी मिल गया। जिसने 5 साल से ज़्यादा किया है उसको भी ऐसा नहीं कि 6 साल वाले को 6 साल का एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, नहीं, उसको 5 साल का ही मिलेगा, ठीक है, अप टू 5 ईयर्स, ठीक है। तो और इसमें भी बोला गया एक्सपीरियंस काउंट कैसे होगा। अगर मान लो मैंने ICMR प्रोजेक्ट में काम किया है 5 ईयर्स, ठीक है, पहले 2 साल काम किया, फिर बीच में 2 महीने का गैप हुआ, फिर मैंने 3 साल का कंटिन्यू काम किया ICMR फंडेड प्रोजेक्ट में, तो जो मैंने पहले टेनवर में 2 साल काम किया है उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है, केवल उसको काउंट किया जाएगा, 2 साल जो मैंने पहले किया है, बाद वाले 3 साल काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। खैर ये तो एज रिलैक्सेशन हो। 6 नंबर पॉइंट में ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं ICMR के, उनको अप टू 40 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि वो 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो SC/ST वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 45 ईयर्स तक, यानी कि 45 साल की उम्र में भी वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और सेंट्रल एम्प्लॉय हो गए जो ग्रुप बी में भर हैं, जो कि फ़िलहाल ग्रुप बी में हैं, वो 5 साल का उनको एज कंसेशन मिलेगा। जो मैंने ऊपर बात की थी पॉइंट 6 में, वो ग्रुप सी में जो काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अगर जो लोग ऑलरेडी ICMR में काम कर रहे हैं उनको NOC देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई TA नहीं मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड इसका ऑलरेडी 2 साल का होगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है भगवान के दया से तो 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ठीक है। और ये जो प्रोविजन पीरियड रहेगा ICMR के खुद के गाइडलाइंस के थ्रू में रहेगा, मतलब ICMR का खुद का जो नियम है उसके तहत रहेगा, ठीक है। अब वही बोला गया टाइम, डेट और वेन्यू और रिटन टेस्ट के जो सारा कुछ डिटेल होगा वो जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ऑनलाइन ज़रिए बता दिया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जो मिलेगा या कॉल लेटर होगा उसके थ्रू बता दिया जाएगा। और जो फर्दर शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट्स उनको भी थ्रू ऑनलाइन ही मिलेगा, यानी कि वाया ये आपका जो email ID डालोगे ना उसमें बताया जाएगा, ठीक है। और कुछ भी चेंजेस होगा आपको ऑनलाइन ही इत्तला कर दिया जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो एक बार फिर से इसमें 6th पॉइंट देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। इन सब पॉइंटों को अगर पता ना लगे तो आगे जाके बड़ी सारी ना मतलब डिस्क्रिप्टेंसी हो जाती है कि आखिर भाई हुआ क्या चीज़। यानी कि जो वर्क एक्सपीरियंस कोई अगर कैंडिडेट के पास है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के थ्रू या लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया गया है, उसमें जो होगा पहली बात तो नाम जो होगा कैंडिडेट का वो क्लियर होना चाहिए, डेजिग्नेशन क्लियर होनी चाहिए, सैलरी प्रॉपर या पे कितनी उन्होंने ड्रॉ करी है, कितना टाइम उनका एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल, और नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है उसने परफॉर्म किया है कैंडिडेट ने, वो मेंशन करना होगा। और ये बोल्डेड पॉइंट में दिख रहे हो लिखा हुआ है ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर अवार्ड ऑफ मार्क्स। यानी कि ये पूरा खेल, ये पूरा पॉइंट ना एक्सपीरियंस तक जो ये लिखा हुआ ना, द मार्क्स अवॉर्डेड इन CBT शैल बी गिवन वेटेज ऑफ 95% एंड रिमेनिंग वेटेज ऑफ 5% शैल बी अकॉर्डेड टू पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यानी कि इस छठे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास होगा, सरकारी इंस्टीट्यूट के पास से लाया होगा या रिकॉग्नाइज बॉडी से जो लाया होगा, उसके पहली बात तो सारी A to Z डिटेल अच्छे से देनी है और सही देनी है। उसके बाद केवल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो होगा, यानी कि जो पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि क्वालिफिकेशन के जो बाद एक्सपीरियंस है, जो सबसे पहली एक्सपीरियंस है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना 5 साल अगर मैंने काम किया ICMR में, शुरू में 2 साल बाद में 3 साल, तो वो 2 साल की जो एक्सपीरियंस होगा उसी को वेटेज है ना, वेटेज मार्क्स में कंसिडर किया जाएगा, 3 साल को नहीं किया जाएगा, ठीक है।
तो वही बोला गया है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कि जो CBT में को एज अ 95% वेटेज दिया जाएगा और बचे 5% आपका जो एक्सपीरियंस है वेटेज मार्क्स उसको दिया जाएगा। तो यानी कि यहाँ एक्सपीरियंस के भी वेटेज मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस देखो कैसे कैसे उस अकॉर्डिंग यहाँ पे वेटेज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट भी किए हुए हैं। ठीक है, ये देखो इसमें फॉर पोस्ट ऑफ लैब टेक और LA के बारे में क्या बोला गया है, द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर कंसिडरिंग द एक्सपीरियंस मार्क्स शुड बी इन रिसर्च लैब फील्ड रिकॉग्नाइज अप्रूव रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट ओनली। यानी कि जो भी आप पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लाएंगे, यानी कि क्वालिफिकेशन के बाद का आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपका रिसर्च फील्ड से होना चाहिए या रिसर्च लेबोरेटरी से होना चाहिए, कोई नॉर्मल लैब से भी होना चाहिए, कोई फील्ड वर्क जो सर्वे में होता है जाते होंगे जो लोग, पता होगा, उनसे होना चाहिए, और उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए अंडर गवर्नमेंट बॉडी ओनली। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं चलेगा। ठीक है, खैर बाकी सब चीज़ तो मैंने बता दिया। ये देखो OBC जो नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट होगा वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तारीख मानी जाएगी आपकी 11/12/2024। इस डेट के अकॉर्डिंग ही 1 साल माना जाएगा। यानी कि 11 नवंबर 2023 से लेके 11 दिसंबर 2024 से लेके 11 दिसंबर 2023, इन दोनों के बीच का जो सर्टिफिकेट होगा OBC को, उसी को करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो खैर ये यहाँ पे हो गया। अब ये देख लो, ये है आपका एज रिलैक्सेशन फॉर्मेट फॉर द सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एज सीकिंग रिलैक्सेशन। ठीक है, एज सीकिंग रिलैक्सेशन का है, ये आप भरोगे, आपका जो जो डिटेल होगा आप इसमें डालते जाओगे। ठीक है, एक में ये देखो जो आपका EWS का जो फॉर्मेट है ये कुछ ऐसा होगा। एक मैं बात बता दूं, आप भले ही गुजरात के नहीं होंगे, हो सकता है आप UP के हो, पंजाब के हो, दिल्ली के हो, बिहार के हो। ठीक है, आप जिस भी स्टेट के होगे वहाँ के EWS का, OBC का, SC/ST का, PWD यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, उनका जो फॉर्मेट होगा ये सर्टिफिकेट का वो अलग होगा। ठीक है, लेकिन उस फॉर्मेट से ही उस जो आपको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट तैयार करके देगी, उसी में से डिटेल चुन चुन के आपको इस सर्टिफिकेट में डालना है। जैसे कि आप ये EWS मान लो कोई UP के बंदा है, उसको जो EWS योगी सरकार से मिला, उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ डालेगा, वो डेट जिस तारीख को उसने इशू करवाई वो वैलिड फॉर द ईयर वो भी लिखवाएगा कि हाँ भाई 24 से 25 तक का है। फिर वो उसी में से सर्टिफिकेट से सारा कुछ इसमें भरेगा और उस सर्टिफिकेट को इसके साथ अटैच करके ऑनलाइन अपलोड करेगा। ठीक है, और एक बात बता दूं, EWS का ये जो है एनेक्जर B जो है, इसमें आप अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स भी अटैच करोगे, मतलब इनकम, फैमिली इनकम प्लस फैमिली प्रॉपर्टी एसेट, वो भी अलग से लगाना है ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने के बावजूद। ठीक है, फॉर द सेफ्टी रीज़न मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ पढ़ा था। ठीक है, ये देखो नोट 1 में क्या लिखा है, इनकम कवर्ड ऑल सोर्सेज दैट इज सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, ETC। ठीक है, नोट टर्म फैमिली फॉर दिस पर्पस इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, हिज हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड ऑल्सो हिज हर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18। चलो ये भी ठीक है। Property held by family in different location or different places, cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS। यानी कि आपका जो इनकम चाहे वो कहीं से भी आता हो, सैलरी से आता हो, एग्रीकल्चर, बिजनेस पानी या किसी धंधे पानी से आता हो, आपको वो भी लिखना है। ये सारा एक ही इनकम ही माना जाएगा। और ये चीज़, ये पूरा जो बेनिफिट है EWS का पूरी फैमिली उठाती है। ठीक है, उस यानी कि आपके पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, जो भी है 18 साल से जो नीचे हैं उनको मिलता है। ठीक है, तीसरी चीज़, ये जो अगर आपकी प्रॉपर्टी अलग अलग शहरों में है, अगर आप UP के रहने वाले, आपकी प्रॉपर्टी बिहार में, पंजाब में, दिल्ली में, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टी क्लब करके लिखनी होगी। चाहे आप बोलोगे कि भाई UP का हूँ, प्रॉपर्टी होएगा कहीं और का है, वो चीज़ नहीं। आपको प्रॉपर्टी, लैंड, घर जो भी है, आपका धंधा दुकान जो है, सारा जितने इंडिया में कहीं भी है आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
ये देखो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसमें क्या क्या भरना है वो आप देख लो, ठीक है, काफ़ी आसान है वैसे। कुछ ना समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, तो मैं कर दूंगा, ठीक है। ये देखो ओबीसी है, वही चीज़ है, अगर कोई बिहार से भर रहा है बंदा तो उसको बिहार का ओबीसी मिलेगा, उसमें से वो डिटेल चुन चुन कर इसमें भर देगा, और जो ओबीसी सर्टिफिकेट मिला है उसको बिहार का, वो इसके साथ अटैच करके ऑनलाइन अपलोड करना है, ठीक है। ऐसे ही देख लो एनेक्जर ई, ये रहा सर्टिफिकेट फॉर द अनाउंस ऑफ बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट, ये भी देखो बैकवर्ड क्लास का ही है, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी, ठीक है। ये देखो डिक्लेरेशन है ओबीसी कैंडिडेट इन एडिशन टू द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, और आपका ये भी वही है, ठीक है, ये भी वही है। ये देखो इसमें क्या लिखा है, द अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट मे हैव टू मेंशन द डिटेल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच द कास्ट ऑफ द कैंडिडेट मेंशन एज ओबीसी, यानी कि वही जो अथॉरिटी इस सर्टिफिकेट को इशू कर रहे हैं उनको मेंशन, खैर आपके हिस्से का काम नहीं है, ठीक है, वो उनके हिस्से का काम है। ये देखो SC ST वाले, इनको जो आप ऑब्वियसली वही चीज़ बोलो, अगर आप पंजाब के SC ST से हैं तो आपको जो पंजाबी SC ST मिला है उसमें से डिटेल उठा के आपने इसमें भरना है, ठीक है। ये देखो बड़े सारे नियम कानून लिखे हुए उन्होंने, कोई फ़ायदा नहीं, बनाने वाला तो जाली बना ही लेता है। जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो अगेन यही चीज़ है, आप एक बात हो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप दोबारा बना रहे हैं तो प्लीज़ उसको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाना, ठीक है, या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल से बनाना, ताकि कोई आपके सर्टिफिकेट पे क्वेश्चनिंग ना करे, ठीक है। ये देखो ये सारा वही है, ठीक है। खैर ये आप चाहे तो और नीचे कर करके देख लेना, सारे सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपके काम लायक है, आपसे मतलब रखते हैं, उनको आप है ना भर देना। ये देखो डिसेबिलिटी, अगर आपके पास मल्टीपल डिसेबिलिटी है, यानी कि एक से ज़्यादा कोई आपके हिस्सा बॉडी का अपंग है, तो उसके लिए अलग सर्टिफिकेट आपको तैयार करना है, ठीक है। और फिर नीचे इसमें डॉक्टर टिक भी करेगा, डॉक्टर से टिक करवाना, खुद मत करना, ठीक है। ये कौन सा डिसेबिलिटी है, ठीक है, बॉडी का पार्ट नहीं लिखेगा वो, इसमें डायग्नोसिस में क्या निकला कि हाँ भाई इसका कौन सा हिस्सा ख़राब है, पार्ट का भी कौन सा हिस्सा ख़राब है, और परमानेंट फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी कितना % है, 40% होना चाहिए मिनिमम, एक बात बता दूँ, ठीक है, तभी उसको डिसेबल माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बारे में डिटेल लिख दिया जाएगा, ठीक है, जो भी इसमें आप पढ़ के भर लेना, ठीक है, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो खैर अभी तक तो मैं इतना ही बोलूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। ऐसी ही धांसू खबरों के साथ मैं हमेशा हाजिर रहूँगा आप लोगों की तक पे, ठीक है। ऐसी तरोताज़ा खबरें वैकेंसीज़ के बारे में मैं ऐसे ही लाता रहूँगा, तो बने रहना इस चैनल पे, ठीक है। इसको ठोक के सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, शेयर मारो, ठीक है। एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है ना, है, अगर सेलेक्ट होना है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो, शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सबका भला हो, और तैयारी सबसे जोरा जोर रखो, ठीक है। याद रखना सीट एक है, लेने वाले हज़ारों हैं, ठीक है। एक अगर मांस का टुकड़ा शेर के बीच में फेंका जाए तो जो बब्बर शेर होता है ना, सवा शेर होता है, वही मांस का टुकड़ा फाड़ के रखता है अपने पास, बाकी सारे शेर इंतज़ार करते हैं अगला शिकार का। तो बब्बर शेर बनो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।